नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल-पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 की जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए
चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफ़ी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगा जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नज़दीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।